नमस्कार साथियों, मैं हूं अमितदीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, ये दिसंबर माह के चौथे सप्ताह का करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग देखेंगे 22 से 28 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स। इस वीडियो में टॉप 40 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि परीक्षक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और आपको एक सूचना, यह वीडियो जो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अब हर रविवार को आएगा, तो देखना ना भूलिएगा। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुवैत। तो 22 दिसंबर 2024 को कुवैत के अमीर जो हैं शेख मिशील अल अहमद अल जबर अल सबा द्वारा सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 21 दिसंबर 2024 को कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इसी दौरान उन्हें इस सम्मान को प्रदान किया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह जो है वो एक 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 43 वर्षों बाद भारत के पीएम के रूप में मोदी जी ने कुवैत की यात्रा की है। यानी 43 वर्षों तक किसी भारत के पीएम ने कुवैत की यात्रा नहीं की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं कुवैत की। तो ये राजधानी है यहाँ की कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दिनार और प्रधानमंत्री हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और ये शेख मिशील अल अहमद अल जबर अल सवा ये यहाँ के अमीर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल हाल ही में कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश में 476.1 मिलियन पर्यटक आए, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो अयोध्या है वो यहाँ का पहले स्थान पर पहुंच गया है और सबसे ज्यादा पर्यटक इसी साल आए हैं, जिसमें सर्वाधिक पर्यटक जो हैं वो अयोध्या में आए। कहाँ पर भाई? अयोध्या में, इसीलिए ये पहले स्थान पर आ गया है। जिनमें अयोध्या में जो पर्यटक आए हैं उनमें 135.9 मिलियन जो हैं वो घरेलू पर्यटक हैं और विदेशी पर्यटकों की बात करें तो यह है 3153, जो कि बहुत कम है। हालांकि इसमें घरेलू पर्यटक जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वहीं दूसरे स्थान पर है आगरा, जो कि पहले स्थान पर हुआ करता था लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ 125.1 मिलियन पर्यटक आए, जिनमें से 62 मिलियन जो हैं वो घरेलू पर्यटक हैं और विदेशी पर्यटकों की बात करें तो यह है 9,24,000, जो कि आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ठीक है, जबकि अयोध्या में बहुत कम है। ठीक है, तो ये आंकड़ा विशेष रूप से याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अन्य शहरों की, तो इसमें आता है वाराणसी। वाराणसी में 62 मिलियन जो है वो घरेलू पर्यटक आए और 1,84,000 जो हैं वो विदेशी पर्यटक आए। ठीक है, कौन सी अवधि के दौरान? याद रखिएगा, जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का ये आंकड़ा है। वहीं चौथे स्थान पर है मथुरा, जहां पर 68 मिलियन घरेलू और 87,229 जो हैं वो विदेशी पर्यटक आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वर्ष 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत द्वारा। तो भारत के दिल्ली की मेजबानी में वर्ष 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसकी जो घोषणा है वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स द्वारा की गई है। प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो 26 सितंबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में होगा और प्रतियोगिता का यह जो है वो 12वां संस्करण होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संस्करण होगा। तो यह 12वां संस्करण होगा और ये पहली बार है जब भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर 11 से 13 मार्च 2025 के दौरान विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का भी आयोजन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक किसकी आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है?
तो सही उत्तर है दीपा मलिक। ठीक है, तो भारत की पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। इन्होंने अपनी आत्मकथा रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ को हाल ही में लॉन्च किया है। दीपा मलिक जो हैं वो 2016 के रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, और भारत की पहली पैरालंपिक पदक विजेता बनी थी, इसलिए भाई इनका नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली पैरालंपिक पदक विजेता का नाम बताएं, तो ये है भाई दीपा मलिक। इन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों आपके लिए एक सूचना है कि हमारी टीम द्वारा करंट अफेयर्स मेंबरशिप चलाई जा रही है, जिसमें आपको काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली है। इसमें सभी तरह का जो है पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और अभी एक ऑफर चल रहा है कि पहले 1000 स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो हमने 199 रुपये रखी है। तो इस ऑफर को जल्दी से ले लें। ठीक है, बाकी आप इसमें जो जो दिया जाएगा उसे आप पढ़ लें, और इसकी वैधता जो है वो 365 दिन रहने वाली है। और इसमें सभी पुराना कंटेंट जो है 2023 से अब तक का मिल जाएगा। और ये मेंबरशिप आपको ऐप पर मिलेगी। ठीक है, तो ऐप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस जो वीडियो की पीडीएफ है वह भी आपको ऐप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में द एट ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 नामक शीर्षक से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो भारत जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। तो यूरेशिया टाइम्स ने जो सूची है वो जारी की है। यूरेशिया टाइम्स द्वारा जारी द एट ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 नामक शीर्षक से रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत जो है यानी अपना प्यारा देश वो 5वें स्थान पर रहा है। देखिए, रिपोर्ट का शीर्षक आपसे पूछा जा सकता है और किसने जारी की है यह आपसे पूछा जा सकता है। वहीं शीर्ष पर अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम लोग देख लेते हैं शीर्ष देशों के जो इस सूची में रहे हैं यानी पावरफुल देशों में। तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है रूस और चौथे स्थान पर जापान है। वहीं 5वें स्थान पर है भारत और 6वें स्थान पर फ्रांस है। और 7वें स्थान पर बात करें तो यह है ब्रिटेन और 8वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मदन लोकुर। तो साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बने हैं अभी जस्टिस मदन लोकुर। तो जस्टिस मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष रूप नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति जो है वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा की गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर है भाई ऑप्शन बी भारत ने। तो भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर, कितने रनों से भाई? 41 रनों से हराकर अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता है। प्रतियोगिता का यह पहला संस्करण था, इसीलिए यह प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो टूर्नामेंट है ये पहली बार आयोजित हुआ था और भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। किसे हराकर भाई? बांग्लादेश को। कितने रनों से हराकर? तो 41 रनों से हराकर। तो इसका आयोजन जो है वो एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा मलेशिया के कुआलालंपुर में 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 के दौरान हुआ। इस टूर्नामेंट में भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की टीमों ने हिस्सा लिया। तो टीम के जो नाम है ना, मतलब किस देश ने हिस्सा लिया है, तो यह भी आप याद रख सकते हैं। भारत की गोगांदी त्रिशा, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। भारत की जो है वो गोगांदी त्रिशा को फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इन्हें ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया यानी कप्तानी किसने की? तो ये की थी भाई निकी प्रसाद ने। बात कर लेते हैं अब एशियाई क्रिकेट परिषद की।
स्थापना होती है 19 सितंबर 1983 को। मुख्यालय दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है और अध्यक्ष हैं शम्मी सिल्वा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी जी द्वारा। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्हीं के द्वारा नागपुर जिले में NH 44 पर देश के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। यह रोड जो है वो नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत बनाया गया है और इसे लिग्निन नामक फसल के अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से निर्मित किया गया है, जो पारंपरिक डामर सड़क होती है उससे 40% अधिक टिकाऊ है। ठीक है, तो भाई ये पहला था इसीलिए इसकी बात की गई। अब बात कर लेते हैं NH 44 की। तो भाई जो NH 44 है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र बड़ा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। तो हाल ही में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक जो वन और वृक्षावरण क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में पड़ा है। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान का वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र जो है वो बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो भाई ऑप्शन बी सही होगा, 25.17% यानी 25.17%। साथियों आपको बता दूं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो जो है वो मैंने बना दी है, उसमें सभी आंकड़ों पर चर्चा की गई है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप द बेस्ट ज्ञान चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहां से आप पूरा वीडियो जरूर देखें और इस रिपोर्ट से आपके आगामी परीक्षाओं में एक प्रश्न जो है वो जरूर बनेगा, एक प्रश्न जरूर बनने वाला है, तो जरूर देखिएगा। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% जो है वन एवं वृक्षावरण से घिरा हुआ है, जिसमें अगर आपसे पूछ ले वनावरण यह है 21.76% पर और वृक्षावरण जो है वो 3.41% पर है। ठीक है, तो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पहले चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह, फिरोज हुसैन, नीरजा चौधरी। ठीक है, सभी को सम्मानित किया गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में 21 दिसंबर 2024 को 4 श्रेणी में, ध्यान रखिएगा 4 श्रेणी में पहले चौधरी चरण सिंह पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेता हम लोग देख लेते हैं। देखिए इन पुरस्कारों को विशेष रूप से याद रखिए क्योंकि यह पहली बार प्रदान किए गए हैं। इसमें कलाम रत्न पुरस्कार जो है वो नीरजा चौधरी ने जीता है। किसके लिए भाई? व्यवहारिक पत्रकारिता के प्रति समर्पण के लिए। दूसरा पुरस्कार है सेवा रत्न पुरस्कार, इसे जीता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने और इन्हें ही कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो भाई इनका नाम जो है इसलिए भी याद रखना है। तो इन्हें जो सम्मानित किया गया है वो जल संरक्षण में अग्रणी प्रयासों के लिए। तीसरा पुरस्कार है कृषक उत्थान पुरस्कार, तो यह जो पुरस्कार है वो डॉक्टर फिरोज चौधरी को प्रदान किया गया है कृषि अनुसंधान एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए। और चौथा पुरस्कार आता है किसान पुरस्कार, इसे सम्मानित किया गया है प्रीतम सिंह को कृषि उत्कृष्टता में योगदान के लिए। तो चारों जो पुरस्कार हैं साथियों ये विशेष रूप से आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की काफी संभावना है। ठीक है, और इनका नाम तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, वी राम सुब्रमणियन। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी राम सुब्रमणियन को राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी INHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है
उन्होंने अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जो 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। तो इसके साथ ही प्रियांक कानूनगो और पूर्व जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो नियुक्ति है वीराव सुब्रमण्यन की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में, यह काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 40 प्रश्न ही लिए हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं आगे। किस देश ने हाल ही में कैंसर रोधी mRNA टीका यानी वैक्सीन विकसित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूस ने। तो रूस ने कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित किया है। इस टीका यानी वैक्सीन को वर्ष 2025 में रूस के नागरिकों को निःशुल्क लगाया जाएगा। यानी इस वैक्सीन को रूस ने विकसित कर लिया है और उसने कहा है कि हम 2025 में अपने नागरिकों को निःशुल्क लगाएंगे। और एक बार आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ये वैक्सीन है ये कैंसर होने के बाद लगाई जा सकती है, मतलब जिन्हें कैंसर है उन्हें ही लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसे पहले से दे दिया जाए, मतलब जिससे कैंसर नहीं उसे भी दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस वैक्सीन की कीमत अगर आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, फिलहाल बता देता हूँ। यहाँ पर कीमत लगभग जो है वो 3 लाख रूबल बताई गई है और इसके नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। बात कर लेते हैं रूस की राजधानी मॉस्को में है और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा रूसी रूबल है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत कहां विश्व में पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग की गई है? ठीक है, टैगिंग यानी मार्किंग की गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। तो असम की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कुल्सी। यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से विश्व में पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। ठीक है, पहली बार की गई है, इसलिए प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होगा, उनके मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा वितरण और आवास को समझने में मदद मिलेगी। और प्रत्येक वर्ष आपको ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, तो ये भी याद रखना है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा, यानी इन्हें हम लोग बोलते हैं RK सिन्हा। ठीक है, और उन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। तो ये बात हो गई डॉल्फिन के बारे में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, इन्हें अभी बिहार का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। पहले ये जो थे केरल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जो थे, ठीक है, उन्हें अभी बिहार के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जबकि बिहार के जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्हें अभी केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। यानी इन दोनों लोगों की अदला बदली की गई है। अब बात कर लेते हैं और भी राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनकी। तो 5 राज्यपाल जो है 5 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त व फेरबदल किए गए हैं। इनमें केरल के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, मणिपुर के राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला जो कि पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। ठीक है, और मिजोरम के राज्यपाल बने हैं BK सिंह जो पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। और बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर राज्यपाल बनाया गया है हरिबाबू कंभम पति को, जो पहले मिजोरम के राज्यपाल थे। ठीक है, तो साथ ही सभी राज्यपाल की जो सूची है वो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी है। ठीक है, काफी पहले पोस्ट की जा चुकी है, तो टेलीग्राम से आप लोग सभी राज्यपाल की सूची जो है वो देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो लिंक जो टेलीग्राम का है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर S जयशंकर को। तो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्हीं अभी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह इस पुरस्कार से भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर नेतृत्व में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिणी भारतीय शिक्षा समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके द्वारा सम्मानित किया गया है तो ये आपको पता चल चुका है, दक्षिणी भारतीय
शिक्षा समिति द्वारा। किसे सम्मानित किया गया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर को। पुरस्कार का नाम क्या है? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। साथियों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपोर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के लगभग 21 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। और इस पर खर्च की बात करें तो यह 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के तहत 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर विद्युत भी पैदा यानी उत्पन्न होगी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल में और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सही होगा, अगरतला में। तो 21 दिसंबर 2024 को त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहीं पर पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा की गई और बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार सहित सभी 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां के राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ठीक है, तो पूर्वोत्तर परिषद के बारे में हम लोग अगर जाने तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत की गई थी। तो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत की गई थी, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत की गई थी और यह एक वैधानिक निकाय है। परिषद का जो उद्घाटन है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 7 नवंबर 1972 को किया गया था। तो स्थापना तो 1971 में हो गई थी और इसका उद्घाटन जो है वो 1972 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है भाई? शिलांग में। और सदस्य देशों की बात करें, अभी बात हुई थी कि पूर्वोत्तर राज्य इसके सदस्य हैं, तो सदस्य कौन कौन से देश राज्य हैं? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। आपको बता दें ये सिक्किम जो है वो वर्ष 2008 में इसका सदस्य बना है, यानी पहले इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वर्ल्ड ईगल को किस देश ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका ने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अभी हैं जो वो हैं जो बाइडन, इन्होंने ही अपनी अभी जो है वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। बता दें कि अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। तो वर्ल्ड ईगल जो है वो अमेरिका का प्रमुख प्रतीक रहा है। इसे 1782 में अमेरिका ग्रेट सील का हिस्सा बनाया गया था जिसका उपयोग सरकारी दस्तावेजों में होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा किस वर्ष को AI वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, वर्ष 2025 को। तो वर्ष 2025 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI वर्ष घोषित किया गया है। तो भाई जो 2025 है यह एक AI वर्ष के रूप में घोषित हो चुका है। किसने घोषित किया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। तो AICTS का जो लक्ष्य है वो उच्च शिक्षा में AI को शामिल करना, नवाचार, नैतिकता और नेतृत्व को बढ़ावा देना ताकि भारत को AI संचालित विकास में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। इसीलिए इस वर्ष इसे मतलब जो है वर्ष 2025 को AI वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की। स्थापना होती है नवंबर 1945 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर TG सीताराम। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, जस्टिस नरेंद्र जी को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, उत्तराखंड।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 24 दिसंबर 2024 को जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड के नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जो है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। राजधानी देहरादून में है, जो कि यहाँ की एक शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण जो अभी जल्दी में बनाई गई थी, यह एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। बात कर लेते हैं राज्यपाल की, तो ये है जनरल गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, अरुणीश चावला को। तो बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं अरुणीश चावला। इन्हें ही अभी भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने संजय मल्होत्रा का स्थान लिया है, जो अब भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 17 बच्चों को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर 14 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को 7 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 बच्चों में जो है वो 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, छुंक ऑन फूड, यहाँ पर फूड होगा, ठीक, फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी द्वारा। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी। इन्हीं के द्वारा अभी जो छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं अभिजीत, इस पुस्तक को हम लोगों ने इस प्रश्न को क्यों शामिल किया, क्योंकि अभिजीत बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और अभिजीत बनर्जी जो हैं, इन्हें वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसीलिए प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, इसका नाम है अभय प्रभावना, हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना हाल ही में स्थापित किया गया है। साथियों, इसका नाम पूछा जा सकता है, तो नाम आप लोग याद रखिएगा। इसे मुंबई पुणे हाईवे पर इंद्रायणी नदी के तट पर बनाया गया है। इस संग्रहालय, यानी इसे म्यूजियम भी, मतलब इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय में जैनिज्म यानी जैन का इतिहास और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के इतिहास को दर्शाया गया है। इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री द्वारा बनाया गया है, जो 50 एकड़ क्षेत्र में फैला है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। राजधानी मुंबई में है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अब भी हाल ही में बने हैं देवेंद्र फडणवीस। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा जो है वो 11 फीट ऊंची है, और इस प्रतिमा के मूर्तिकार आपसे पूछ ले तो ये बनाई है अमरपाल सिंह जी ने। बात करें उत्तर प्रदेश की, राजधानी की बात हो चुकी है जो कि लखनऊ में है, और राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, राजेश कुमार सिंह द्वारा। तो रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, इन्हीं के द्वारा अभी राष्ट्र पर्व जो वेबसाइट और ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस वेबसाइट व ऐप के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और वीटिंग रिट्रीट समारोह जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके द्वारा स्ट्रीमिंग देखना और टिकट खरीदना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम को बनाने की मंजूरी दी है?
तो ऑप्शन सही होगा डी, चीन ने। तो चीन द्वारा तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम के निर्माण की योजना को मंजूरी अब भी हाल ही में दी गई है। इसका निर्माण जो है वो यारलुंग जांगपो यानी त्सांगपो नदी, इसे भारत में हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्रों में भारतीय सीमा के नजदीक इसका निर्माण किया जाएगा। यह चीन में पांगजी नदी पर बने श्री गार्जेस बांध को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। बांध में कुल निवेश की बात करें तो 1 ट्रिलियन युआन यानी 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी एकल बुनियादी ढांचा परियोजना बनाता है। इस परियोजना से सालाना लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे हर साल 30 करोड़ लोगों को बिजली की जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीर बाल दिवस के मौके पर 26 दिसंबर को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक सक्षमीकरण यानी सक्रिय के लिए किस समिति का गठन किया गया है? यानी वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक सक्रिय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, भट्टाचार्य समिति का। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसंबर 2024 को, साथियों क्वेश्चन में डेट इसलिए मेंशन होने लगी है क्योंकि आयोग जो है ना वो समय के अनुसार एक प्रश्न पूछने लगा है कि कालानुक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित कीजिए, इसीलिए सभी डेट्स को भी आपको याद रखना है। तो 26 दिसंबर 2024 को आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं पुष्पक भट्टाचार्य, इनकी ही अध्यक्षता में 8 सदस्यीय भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया है। यह समिति जो है वो वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत, व्यापक और अनुकूलनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ढांचे की सिफारिश करेगी। बात कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं संजय मल्होत्रा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, द अनयील्डिंग जज ए ट्रिब्यूट टू जस्टिस एएन ग्रोवर्स लीजेसी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौरी ग्रोवर द्वारा। तो गौरी ग्रोवर द्वारा द अनयील्डिंग जज ए ट्रिब्यूट टू जस्टिस एएन ग्रोवर्स लीजेसी नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी द्वारा किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पूरा अब अच्छे से बुक का नाम भी याद रखिएगा, लेखक का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो गौरी ग्रोवर हैं वो जस्टिस एएन ग्रोवर की पोती हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, ठीक है। तो जस्टिस एएन ग्रोवर जो हैं, एएन ग्रोवर, ये 1973 के केशवानंद भारती मामले में उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ग्रहण की थी या कब ली थी? तो ऑप्शन ए सही होगा, 22 मई 2004 को। तो 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 22 मई 2024 को शपथ ग्रहण की थी और वह 26 मई 2014 तक कार्यरत रहे। यानी 26 मई 2014 को पीएम मोदी जी ने जो है वो शपथ ली थी। ये भी आपको याद रखना है, डेट एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा वह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किन किन पदों पर कार्यरत रहे, यहाँ पर केवल इंपोर्टेंट की बात की गई है, बाकी इनका पूरा जीवन परिचय जो है वो मैंने अपनी वेबसाइट thebestgyan.com पर अपलोड कर दिया है और इसका जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर रहे, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव समिति की वित्त मंत्री भी रहे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक एमटी वासुदेवन नायर का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था?
तो ऑप्शन डी सही होगा। इन्हें वर्ष 2005 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं एम.टी. वासुदेवन नायर। इनका अभी 25 दिसंबर 2024 को 91 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और वर्ष 2005 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1970 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2011 में इजुथाचन पुरस्कार और वर्ष 2012 में केरल ज्योति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह लेखक के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी थे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, श्याम बेनेगल का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो भाई यही थे एक फिल्म निर्देशक। साथियों, यह वीडियो आपको इम्पोर्टेंट अगर लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो श्याम बेनेगल जो भी हैं उनका देहांत हो गया, वह एक फिल्म निर्देशक थे। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का अभी 23 दिसंबर 2024 को 90 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उनकी पहली फिल्म थी अंकुर और अंतिम फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन थी। उन्होंने सर्वाधिक 8 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। श्याम बेनेगल को आर्ट सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। इसलिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्याम बेनेगल को आर्ट सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। उन्हें अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें पद्मश्री भी मिला था 1976 में, और पद्म भूषण जो है वो मिला था 1991 में, और इसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये 2005 में प्रदान किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 दिसंबर को। तो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य मानवता के विकास में गणित के महत्व को उजागर करना है। वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था भाई? तो ये 2012 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पहला ध्यान दिवस काफी इंपोर्टेंट है साथियों, याद जरूर रखिएगा। पहला ध्यान दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह मनाया गया है भाई 21 दिसंबर को। तो ध्यान के लाभ महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार 21 दिसंबर 2024 को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। थीम आपसे पूछी जा सकती है, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, यानी इंग्लिश में इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। बात करें, ये भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिसके बाद 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया। किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और भारत की सह प्रायोजित प्रस्ताव पर। तो 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति होती है, और भारतीय परंपरा के अनुसार यह उत्तरायण की शुरुआत होती है। और यह दिवस आपको बता दें, योग दिवस जो कब मनाया जाता है? 21 जून को। उसके ठीक 6 माह बाद मनाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को हम मनाते हैं 23 दिसंबर को। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। चौधरी चरण सिंह जो है वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। तो देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1983 में मनाया गया था। थीम आपसे पूछ सकता है, थीम है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 25 दिसंबर को, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जो अटल जी थे वो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 1996 में और 1999 में बने थे। ठीक है, तो उन्हें वर्ष 1994 में पद्म विभूषण सम्मान और वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल जी राजनेता के साथ साथ यह कवि भी थे, ये भी आपको पता होगा, और पहली बार यह दिवस वर्ष 2014 में मनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाते हैं 26 दिसंबर को। तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन्हें साहिबजादा जादव भी कहा जाता है कि बलिदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी। ठीक है, तो यह दूसरी बार जो है वो ये दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो साथियों ये थी वीकली करंट अफेयर्स चौथे सप्ताह की दिसंबर माह के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इसे अगर अंत में देख रहे हैं तो पूरा वीडियो शुरू से जरूर देखिएगा और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, इससे हमारी मदद होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करें और कमेंट भी करें। तो अगर कोई सुझाव है आपका तो कमेंट करिएगा, और इसकी PDF जो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करेंगे द बेस्ट ज्ञान। क्या सर्च करना है आपको? द बेस्ट ज्ञान 1, ये सर्च करेंगे और आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट PDF होती है या फोटो फॉर्मेट में होता है उसे अपलोड किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।